आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कनाडा पहुंचने पर कैलगरी में पुरतपाक इस्तकबाल। वो कनाडास्किस में G7 समिट आउटरीच सेशन में करेंगे शिरकत। कनाडा के हममसब मार्क कार्नी और दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ करेंगे दो तरफा मुलाकात। अमेरिकी सदर G7 समिट को दरमियान में छोड़कर आएंगे वापस। ट्रंप ने लोगों को फौरी तौर पर तेहरान खाली करने का दिया मशवरा। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर की मिसाइलों की बारिश। इजरायली वजीर आजम ने कहा कि खामनई के खात्मे से ही खित्ते में आएगा अमन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने की पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत। कहा कि इस तरह के हमले फंडिंग के बगैर मुमकिन नहीं। और सौराष्ट्र और कच्छ में आज बहुत ज्यादा बारिश की तवक्को। कोंकण, गोवा, कर्नाटक और बेंगलुरु में भी बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट। दिल्ली NCR में जुमे तक होगी बारिश। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी कनाडास्किस में मुनक़िद होने वाले बावकार आलमी प्लेटफॉर्म पर भारत की नुमाइंदगी करेंगे। G7 सरबराही इजलास में दुनिया के 7 बड़े ममालिक के सरबराहाने ममलिकत शिरकत कर रहे हैं और इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में भारत को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया है, जो आलमी सतह पर मुल्क के बढ़ते हुए कद की अक्कासी करता है। इस साल के G7 सरबराह इजलास में आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली, AI और जोग्राफियाई सियासी कशीदगी जैसे अहम मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। आइए जानते हैं इसकी पूरी तफसील। सोमवार को जब दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता यहां रॉकी माउंटेन्स ऑफ अल्बर्टा में मिले, तो युद्ध G7 के एजेंडे को डोमिनेट करता रहा। सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में चलता हुआ युद्ध ही नहीं, अब इजराइल और ईरान के बीच में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, वो एजेंडे पे छाया रहा। G7 सरबराही इजलास के हवाले से कनाडा के नौ मुंतखब वजीर आज़म मार्क कार्नी चाहते हैं कि रुकन ममालिक आलमी अमनो सलामती, अहम मादनी सप्लाई चैन, रोजगार की फराहमी जैसे मसाइल पर मुस्बत बातचीत करें। लेकिन मगरबी एशिया में जारी तनाज़ा और रूस यूक्रेन तनाज़ा G7 पर हावी रहने वाला है। Der Fortschritt des Irans. This issue, Iran-Israel conflict, will be very high on the agenda of the G7 summit. Am Freitag militärische Ziele. रुकन ममालिक जारी तनाज़ात को खत्म करने की जरूरत पर मुत्तफिक नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका बयान जारी करने पर इत्तेफाक किया है। ऐसे में कनाडा मुश्तरका बयान के बजाय सदारती बयान जारी करने की कोशिश कर रहा है। भारत, यूक्रेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और ब्राजील 17 जून को G7 आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले में कनाडा में हैं। वो G7 ममालिक के सरबराहान और दीगर ममालिक और आलमी इदारों के साथ आलमी मसाइल, तवानाई, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और इख्तराअत पर ख्यालात का तबादला करेंगे। ये 6वीं बार है जो भारत को गेस्ट कंट्री का आमंत्रण मिला है। ये दिखलाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है आज की तिथि में दुनिया में। दूसरी बात, G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कई 2 तरफा मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री की वैश्विक नेताओं के साथ बायलैटरल मुलाकातें अहम रहेंगी।
उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात, जो एक अवसर प्रदान करेगी दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से नरमी लाने की। कैमरामैन एनएस शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, अल्बर्टा, कनाडा। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे के हवाले से भारतीय बिरादरी में जोश का माहौल है। वज़ीर-ए-आज़म कनाडा में G7 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। कनाडा में एनआरआईज़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में भारत नई बुलंदियों को छू रहा है। यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं कनाडा में, वो अंडरस्टैंडेबली काफ़ी उत्साहित हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच मुलाकात होगी, बायलैटरल एंगेजमेंट होगी, उस पर काफ़ी आशा लगा रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो सके। मेरे साथ इंडियन डायस्पोरा के एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं हरीश कौंसल, CEO हैं ऑग्रो ग्रुप के। हरीश जी, ये बताइए कि कितना उम्मीद लगाई जा सकती है इस मीटिंग से? सब लोग बहुत खुशी हैं। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इंडिया के लीडर नहीं है, सबसे दुनिया के लीडर हैं। और कनाडा बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। तो अल्बर्टा आ रहे हैं, कैलगरी में आ रहे हैं। सब लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इम्प्रूव रिलेशंस होंगे। यहाँ के भारतीय समाज के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विज़िट है मोदी जी की। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुशी हैं, बहुत, क्योंकि मोदी जी तो ग्रेट हैं और मोदी जी को जब से मोदी जी इंडिया में अपनी कमान संभाली है तब से हिंदुस्तान का नाम जो ऊंचा हुआ है। मैं 24 साल से हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या पहले सिचुएशन होती थी यहाँ पर और आज क्या है, बहुत फ़र्क है मोदी जी के आने से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे लिए देखें तो इंडियन डायस्पोरा के लिए, और स्पेशली मैं गुजरात से हूँ, राइट। सो वी हैव नोन मोदी जी फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। और हमें इधर पूरी कॉमेडी, मेरे को 1000 फोन आ चुके कि कुछ कर रहे हो, कुछ इधर इकट्ठा करो, हाउडी मोदी जैसा कोई करते हैं। तो इधर की पब्लिक बहुत एक्साइटेड है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी की उस क्रूशल मीटिंग को लेकर ये भावना है कनाडा में कि ये मीटिंग्स एक मील का पत्थर साबित हो सकती है दोनों देशों के रिश्ते सुधरने में। और काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस मीटिंग से कि जिस तरह जस्टिन ट्रूडो के वक्त पर रिश्तों में तल्खियाँ आईं, वो अब तल्खियाँ कम होंगी और रिश्तों में नरमी आएगी। कैमरामैन एन शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, अल्बर्टा, कनाडा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कनाडा में 51वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते रहे हैं। आइए इससे पिछले G7 प्रोग्रामों पर इस वीडियो के जरिए एक नज़र डालते हैं। और कनाडा के कैनानास्किस में G7 के सरबराह इजलास के मौके पर दो तरफा मीटिंग्स का दौर भी जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत पर तबादला ख्याल किया और टैरिफ का अलग अलग जायजा लेने की बात की।
मुलाकात के दौरान ट्रंप और कार्नी ने अगले 30 दिनों के अंदर तिजारती मुआहदे पर दस्तखत करने पर इत्तेफाक किया और इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने दिफा, अहम मदनियात, असले, मनशियात की स्मगलिंग और सरहदी सलामती के शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी के साथ दो तरफा मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया और इससे कबल जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और ऑटो इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर जोर दिया। ईरान और इजराइल के दरमियान मुसलसल बढ़ती हुई कशीदगी और तनाज़े की वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप G7 सरबराही इजलास से एक रोज़ कबल वापस लौटेंगे और इससे कबल ट्रंप सबको फौरी तौर पर तेहरान छोड़ने का मशवरा दे चुके हैं। उन्होंने इस बात का इरादा भी किया है कि ईरान को अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदा करना चाहिए था। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मैंने बार बार कहा है, सबको फौरन तेहरान छोड़ देना चाहिए। और अब बात करते हैं इजराइल ईरान तनाज़े की। ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले मुसलसल 5वें रोज भी जारी। मकामी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान से 320 किलोमीटर दूर वाक़े बड़े शहर नतान्स में भी फ़िज़ाई दिफा को फ़ाल कर दिया गया। ईरान के फ़िज़ाई हमले के बाइस इजराइल में सायरन बज गए और रात गए तिल अवीव में धमाके की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान में 5 दिनों में 224 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी हैं, जबकि इजराइल में अब तक 24 शहरी मारे जा चुके हैं। इजराइल के वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ईरानी हमलों से होने वाले नुकसान की वजह से तकरीबन 3000 इजराइलियों को निकाला जा चुका है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के कत्ल से ये तनाज़ा नहीं बढ़ेगा बल्कि ख़त्म हो जाएगा। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान हमेशा जंग चाहता है और हमें एटमी जंग के दहाने पर ला रहा है। नेतन्याहू का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब इजराइल ने गुज़िश्ता चंद दिनों में ईरान के मुतअद्दिद जौहरी मकामात को निशाना बनाया है। तिल अवीव का दावा है कि ये हमले ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए ज़रूरी हैं। इजराइल के मुताबिक ईरान का एटमी बम उसके वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर शदीद हमला किया है। यह हमला उस वक्त हुआ कि जब चैनल के स्टूडियो से बराह रास्त नशरियात जारी थीं। हमले से 1 घंटे कबल इजराइल ने तेहरान के लोगों से कहा था कि वो इलाका खाली कर दें जहां टीवी स्टूडियोज वाक़ हैं। इजरायली फ़ौज ने इस हमले की वीडियो भी जारी की है। इजराइल के वज़ीर दिफा ने कहा है कि टीवी चैनल हमारे खिलाफ इश्तियाल अंगेज नशरियात कर रहा था, इसीलिए यह हमला किया गया। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को बताया कि इजराइल के खिलाफ उसके हमले अपने दिफा में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर आमिर सईद इरावानी ने सलामती कौंसिल को लिखे गए ख़त में कहा कि उनकी कार्रवाइयाँ दिफाई कार्रवाइयाँ हैं, जिनमें ख़ास तौर पर फ़ौजी अड्डों और मुतालिका इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। सईद इरावानी ने ख़त में इजराइल की हिमायत करने वाले ममालिक को भी खबरदार किया है। उन्होंने लिखा कि अगर कोई तीसरा मुल्क ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों में ताउन करता है तो उसे कानूनी और दीगर नताइज का सामना करना पड़ेगा। दहशतगर्दी की फंडिंग पर नज़र रखने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है और इस पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया है। FATF ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमला इस तरह के दीगर वाक़यात दहशतगर्दों के हामियों के दरमियान रकम के लेन देन के बगैर मुमकिन नहीं है। FATF ने कहा कि इस तरह के हमलों के पीछे एक गहरा और मुनज़्ज़म मालियाती नेटवर्क है जो पैसे के बलबूते पर दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाता है। FATF ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर पैसा दहशतगर्दों तक नहीं पहुँचा तो उनके मज़मूम मंसूबे भी नाकाम हो जाएंगे। FATF ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी यकजहती की ज़रूरत पर भी जोर दिया। गौरतलब है कि FATF की ये सख्त वार्निंग भारत के लिए अखलाकी हिमायत भी है और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए बिलवास्ता पैगाम भी है। अगर दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने में गफलत बरती गई तो आलमी सतह पर इसकी इंतहाई
यकीनी है। और लंदन में अहमदाबाद तैयारा हादसे में हलाक होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। लंदन में भारतीय हाई कमीशन ने अहमदाबाद तैयारा हादसे में हलाक होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। बरतानिया में भारतीय सफीर विक्रम दोरईस्वामी, बरतानवी नायब वजीर आज़म एंजेला नेरन और बरतानिया में कनाडा के हाई कमिश्नर रॉल्फ गुडेल ने भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा भारतीय कम्युनिटी के लोगों ने भी हादसे में हलाक होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। अहमदाबाद तैयारा हादसे के बाद डीएनए सैंपलिंग और मैचिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। गुजरात के वजीर दाखिला हर्ष संघवी ने कहा कि कुल 131 डीएनए के नमूने मिल गए हैं और एफएसएल और एनएफएसयू की टीमें डीएनए के नमूनों को जल्द अज जल्द मिलाने के काम को मुकम्मल करने में मुसलसल मसरूफ हैं। गुजरात एफएसएल की देर रात से काम कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से एफएसएल और एनएफएसयू की टीम दिन रात एक करके उनकी टीम घर जाए बिना यहाँ पे काम कर रही है। कुल मिला के रात को 10:58 तक 131 डीएनए मैच हो चुके हैं। अभी कुछ ही देर में और 6 डीएनए का सर्टिफिकेट यहाँ से सिविल हॉस्पिटल भेजा जाएगा और पूरी रात आप देख सकते हो सभी सीनियर ऑफिसर्स पुलिस के एवं एफएसएल के देर रात तक यहाँ मौजूद रहते हैं। बीजेपी आज बेंगलुरु में एहतजाज करेगी और चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और उनके नायब DK शिव कुमार के इस्तीफे का मुतालबा करेगी। बीजेपी का इल्जाम है कि वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भगदड़ केस के जिम्मेदार हैं। बीजेपी ने इस मामले में कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास का मुतालबा भी किया है। 4 जून को जब ये भगदड़ हुई थी तो 2.5 लाख शायकीन चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर और उसके इर्द गिर्द अपने पसंदीदा क्रिकेट स्टार्स की झलक देखने के लिए जमा थे। इस हादसे में 11 अफराद हलाक और 56 जख्मी हो गए। बीजेपी ने वजीर आला सिद्धारमैया को खुसूसी इजलास बुलाने के लिए खत भी लिखा है। इस खत के जरिए बीजेपी ने अवामी तहफ़्फ़ुज़, हुजूम पर काबू पाने और खेलों और दीगर तक़रीबात के इनेकाद पर संगीन सवालात उठाए हैं। कांगो में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 29 अफराद हलाक हो गए हैं। मूसलाधार बारिश से आने वाले सैलाब से सड़कें मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, जिसके बाइस कई गाड़ियां भी डूब गई हैं। पानी और बिजली की फरहमी भी बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई है। सैलाब की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए बचाव का काम जारी है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में भी शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। शुमाली बहरे अरब, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून आगे बढ़ेगा और इसके साथ ही महकमे मौसमियात ने कहा है कि झारखंड, शुमाल मगरबी खलीज बंगाल, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, बिहार और मशरक़ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आज यहाँ बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की वार्निंग दी गई है। वस्ती महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और मगरबी बंगाल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, सिरमौर, सोलन और शुमाल मगरिब के चंबा, मंडी, कांगड़ा समेत जुनूबी मशरक़ी हिमाचल में गरज चमक के साथ हल्की से औसत बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने इन तमाम अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के तमाम अखबारात ने ईरान और इजराइल के दरमियान जो शदीद हमलों हो रहे हैं उसी की खबर को ही शह सुर्खी बनाया है। रोज़नामा इनकलाब की यहाँ हमने सुर्खी ली है, जहाँ इजराइल की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रहेंगे। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने यह बयान जारी किया है। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों में तेल अवीव और हाइफा समेत मुतअद्दिद शहरों की कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। कुछ तस्वीरें भी इसमें दिखाई गई हैं, जिसमें दिखाया गया है कि इजराइल में किस तरह से हमलों के बाइस तबाही हुई है। आगे बढ़ते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से ये खबर है, वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त तो 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। जहां इस वक्त वो कनाडा में हैं, उसके बाद वो आगे का दौरा करेंगे, लेकिन वहां से लौटने के बाद वज़ीर-ए-आज़म बिहार जाएंगे और बिहार में एक अजीम रैली का उनका प्रोग्राम है और इस अजीम रैली के लिए चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है और तमाम तर पाबंदियां वहां पे लगा दी गई हैं। वो 20 जून को सिवान में बड़े अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। और बिहार के हवाले से ही यहाँ पर एक और ख़बर है, आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बायोमेट्रिक हाज़िरी लाजमी। सरकारी स्कूलों में तलबा की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए बिहार हुकूमत ने बायोमेट्रिक हाज़िरी का निज़ाम नाफिज करने का फ़ैसला किया है। बैनुल-अक़वामी सफ़े से यहाँ पर हमने थिंक टैंक की एक रिपोर्ट ली है, जहाँ उनका ये बयान सामने आया है। बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन के जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे में दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है, जो 2025 के अवाइल तक तकरीबन 600 जौहरी तक पहुँच चुका है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां आईसीसी के वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट 3 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा, जिसमें 8 टीमें ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेंगी। भारत अपनी मुहिम का आगाज़ 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में करेगा। वहीं टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टकराएंगे। ये मैच भारत के कुल 4 शहरों में खेले जाएंगे। इनमें बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, गुवाहाटी का एसीए स्टेडियम, इंदौर का होलकर स्टेडियम और विशाखापट्टनम का एसीए वीडीसीए स्टेडियम शामिल है। इस वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका में सिर्फ एक ग्राउंड का इंतखाब किया गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मैचेस श्रीलंका के शहर कोलंबो में खेले जाएंगे। और बैनुल-अक़वामी यौम योग 21 जून को मनाया जाता है। योगा डे मनाने का बुनियादी मकसद लोगों को अपनी ज़िंदगी में योगा को अपनाने की तरकीब देना है। आइए योगा के ज़रिए ज़िंदगी को सेहतमंद और बीमारियों से पाक बनाएं। तो आइए आज योगा डे में हम जानते हैं कि पवन मुक्त आसन की मश्क कैसे करते हैं और इसके सेहत के फ़वाइद क्या हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। गैस बहुत होती है, एसिडिटी बहुत होती है, जॉइंट पेन है, वात रोग कोई सा भी है, यानी हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ का डिसबैलेंस है, वात बढ़ा हुआ है, उससे होने वाले सभी रोग, फिर चाहे वो जॉइंट पेन है, चाहे वो एसिडिटी, गैस इंडाइजेशन है या फिर वो हार्ट डिजीजेस हैं, उन सब के लिए बहुत लाभकारी आसन है। यथा नाम तथा गुणा, पवन मुक्त, जो हमारे शरीर से पवन को मुक्त करता है। अगर आपको सीवियर गैस होती है तो जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो उस वक्त भी आपकी गैस पास हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य प्रतिष्ठा ने एक सूत्र दिया आपको आज, क्या है वो, कि सर्व रोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ मल है। मल को अंदर मत रहने दीजिए। योगाभ्यास करते हुए मल का विसर्जन होना सबसे स्वाभाविक चीज है। सो डू नॉट होल्ड एनी ऑफ योर नेचुरल कॉल ड्यूरिंग योर योग प्रैक्टिस। कैसे करना है पवन मुक्त आसन, इसका सबसे सुगम वर्जन आज हम कर रहे हैं। इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, पर आज जो वेरिएशन हम करें ये हमारी कॉमन योग प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने आपके लिए बनाई है, उसमें भी यही वर्जन है। और उसी के साथ साथ ये वो वर्जन है जो हर व्यक्ति कर सकता है, जिसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यानी निषेध नहीं है ये किसी के लिए भी। तो कैसे करना है इसको, आप इस प्रकार से अपनी कमर के बल लेट जाते हैं, सहजता सुगमता से, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप दोनों पैरों को पहले फोल्ड कर लीजिए। हमने कहा ये इजी वर्जन, सुगम वर्जन है। फिर सांस छोड़ते हुए अपने थाइस को पेट के अगेंस्ट ले आना, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना और सांस छोड़ते हुए, अब जहां अभी आए हैं ये तो सब कर सकते हैं। अब अगर आपको गर्दन में बहुत दर्द है तो आप इतना ही करें, लेकिन अगर गर्दन में दर्द नहीं है तो और सांस छोड़ते हुए चेहरे को भी ऊंचा उठाना और दोनों घुटनों की ओर अपने चेहरे को चिन को लेकर आना। यथा सामर्थ्य सांस बाहर छोड़े छोड़े रुकेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को वापस, सर को वापस ले जाना, फिर से पैरों को जमीन पर टिकाना, घसीटते हुए पैरों को खोल देना, दोनों हाथों को ढीला छोड़ देना। विश्राम की स्थिति में थोड़ी देर जरूर रुकेंगे।
कम से कम 3 बार इसे रिपीट करेंगे। आप जब वापस आएंगे तो कैसे आना है, पहले आप बाईं करवट टर्न कीजिए, यानी सीधा नहीं बैठना, पहले स्थिति में आना और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना है। पवन मुक्त आसन आप सभी अभ्यास करें। हमने इसके वेरिएशन भी आपको दिखाया कि अगर सर्वाइकल पेन है तो कैसे बिना गर्दन उठाए करना है, और बाकी तो सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। अवश्य पवन मुक्त आसन को अपने योग रूटीन का हिस्सा बनाइए। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। नमस्ते। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।